तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने अच्छे से समझा, डिटेल में समझा कि एमार्फस और क्रिस्टलाइन क्या है, आपको समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो इस तरीके से पढ़ने से बड़ा मज़ा आएगा आपको, माइंड मैपिंग हो रही है कि माइंड में तैयार हो रहा है कि क्या क्या हमने करा। और जब आप एग्ज़ाम में या चैप्टर को फिर से पढ़ते हैं अपने आप, मैं फिर से कहूँगा सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आप जब बुक उठा के देखेंगे, बुक को आप पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट इतने क्रिस्टल क्लियर होंगे आपके, आपको मतलब कमांड होगी चैप्टर के ऊपर। केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, स्टार्ट करते। देखिए सॉलिड, हमने आपको सॉलिड बताया। सबसे पहले आप बताइए यस नो आप करेंगे। सबसे पहले हमने सॉलिड के बारे में डिस्कशन किया, हाँ सर किया। सबसे पहले आपने सॉलिड ही तो पढ़ाया, हमने सॉलिड को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, हाँ सर। फिर सॉलिड के बाद हमने आपको बताया कि दो टाइप्स के सॉलिड होते हैं, कौन कौन से। एक सर आपने बताया एमार्फस होता है और एक सर आपने बताया क्रिस्टलाइन होता है। अभी तक तो सर आपने यही पढ़ाया हमें, बिल्कुल कोई बात नहीं बच्चा, हमने यही पढ़ाया। देखिए अब एमार्फस की कहानी यहाँ से हो गई ख़त्म। हमें एमार्फस के बारे में कोई डील नहीं करनी। जो भी चैप्टर का बेसिक बनेगा वो किस पे बनेगा सर, क्रिस्टलाइन पे बनेगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन तो हम समझ चुके क्या होता है कि भाई रेगुलर अरेंजमेंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, कट करने पे शार्प एज देता है। ठीक है ना, एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है, इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स होती है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली। ठीक है, अब देखो बच्चों जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, वो आपके होते हैं 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। कौन कौन, मेरे साथ ही याद करिए, बिल्कुल तुरंत तैयार कराऊंगा मैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 4 टाइप के होते हैं सर। कौन कौन से सर, एक तो होता है कोवेलेंट। कौन सा, कोवेलेंट। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा होता है सर, पहला कोवेलेंट, दूसरा आयनिक होता है। दूसरा कौन सा होता है, आयनिक। ठीक है सर, याद हो गया, पहला कोवेलेंट होता है, दूसरा हमारा आयनिक हो गया। थर्ड वन भाई सॉलिड आपका कैसे होता है, सॉलिड आप देखते हो एक जो होगा कोवेलेंट बॉन्ड से बना होगा, एक आपका कैसा आयनिक से बना होगा। तीसरा अगर हम बात करें कैसा सर, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कैसा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, नेक्स्ट हमारे अगर हम बात करेंगे तो कौन सा होगा बच्चों, मेटेलिक सॉलिड। तो हमारे पास कितने सॉलिड हो गए, एक तो आपका कोवेलेंट हो गया, आयनिक हो गया, मेटेलिक हो गया और आपका कोवेलेंट हो गया, मेटेलिक हो गया, आयनिक हो गया और कौन सा हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। क्लियर है, तो आपके 4 टाइप के सॉलिड आपको समझ में आया क्या, बोलो बच्चों। ये आपको 4 टाइप के सॉलिड समझ में आए। मैम ने अभी इसके बारे में कुछ नहीं डिस्कस किया, आखिर इनमें होता क्या, हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, आप डरिएगा नहीं, हमने कुछ डिस्कस ही नहीं किया। हमने तो आपको सिर्फ इतना बताया अभी कि 4 टाइप के सॉलिड आपके होते हैं, आपको इनको पढ़ना है। ठीक है ना, हाँ सर बिल्कुल। तो मतलब क्रिस्टलाइन में हमें 4 टाइप के सॉलिड पढ़ने हैं, कोवेलेंट, मेटेलिक, आयनिक और आपका मॉलिक्यूलर। ठीक है सर। अब जो कोवेलेंट होता है वो कितने टाइप का होता है सर, 2 टाइप का होता है। एक तो आपका कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है बच्चों, 2 डायमेंशनल होता है। और एक आपका कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। अरे इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, कोई है ऐसा बच्चा जो एग्जाम्पल बता सकता है कि कोवेलेंट और इसमें आपका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है, बताएं आप लोग, कमेंट करिए। अगर किसी बच्चे को पता है कि कोवेलेंट में कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं, कोई बता सकता है, मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले कोवेलेंट आप जानते हैं कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कार्बन का। जितने भी कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं वो सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं। तो आप जानते हो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सभी लोग जानते हैं ना, हाँ सर। तो ग्रेफाइट जो होता है वो आपका कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है, ग्रेफाइट आपका कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है, सॉलिड होता है। और आपका डायमंड, भाई डायमंड भी तो आपका कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है ना। तो लेकिन डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बच्चों, 3D स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, मैंने इसके बारे में अभी कुछ भी डिस्कस नहीं किया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए सर। मेटेलिक सॉलिड, जैसा कि नाम बता रहा है मेटेलिक, जहाँ पर बॉन्ड्स मेटल के बीच में बन रहा हो। वे इन सॉलिड्स वेयर द बॉन्ड्स आर बिटवीन द मेटल एटम्स, दैट सॉलिड इज नोन एज द मेटेलिक सॉलिड। मतलब जैसे आयरन, भाई आयरन अगर आप लोगे तो आयरन में जो बॉन्ड्स बनेंगे वो किस में बनेंगे, मेटल्स के बीच में बनेंगे, मेटल्स के एटम्स के बीच में बनेंगे, तो वो सॉलिड कैसा होगा, मेटेलिक सॉलिड होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड, जैसे NaCl हो गया। बच्चा नमक तो देखियो ना, नमक सभी लोग आप जानते हैं कि नमक कैसा होता है आपका, नमक में कैसा क्रिस्टल बनता है। तो नमक जो होता है वो कैसा, क्या कहलाएगा बच्चों आपको, आयनिक सॉलिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयनिक सॉलिड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं आप Na+, एक एग्जाम्पल अगर हमें लेके चलें, आप सभी जानते हो कैसा होता है, Na+Cl-, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो आयंस के बीच में बनता है, तो इसीलिए उसे क्या बोलेंगे हम, आयनिक सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे अगर हम क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर कहेंगे द सॉलिड फॉर्म्स ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो वो कैसा होगा आपका, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। मतलब वो सॉलिड्स
जहाँ पर आपका जो बॉन्ड बन रहा हो या स्ट्रक्चर बन रहा हो वो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, तो उस टाइप के सॉलिड को क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आती है, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछता बताओ बच्चा मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा ना। जो इसके टाइप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो इसका आपने पढ़ा कि आयनिक सॉलिड होता क्या वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आखिर आयनिक होता क्या है। क्रिस्टलाइन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कोवलेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूलर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। इसको जरा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, एलैबोरेट कर लेते हैं कि आखिर ये 3 टाइप से कौन कौन से होते हैं। देखते हैं बेटा 1 बाय 1। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपके पोलर सॉलिड्स, कैसे? पोलर सॉलिड्स, ठीक है ना। फिर क्या लेंगे हम? नॉन पोलर, नॉन पोलर। फिर हम क्या लेंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहेंगे बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर कौन से पोलर सॉलिड्स। अब जैसे बच्चों आपने 11th में पढ़ा होगा कि पोलर किसे बोलते हैं? पोलर जहाँ लंदन फोर्स, भाई पोलर आपका कैसा होता है? पोलर वहाँ पर जो होता है जहाँ पर पोलैरिटी बनती है। जैसे समझिएगा, मैं अगर आपसे बात करूँ सॉलिड HCl की मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप कहोगे HCl मतलब H प्लस Cl-, तो यहाँ पर बॉन्ड जो बने तो इनके बीच में क्या है? पोलैरिटी है या नहीं है? हाँ सर पोलैरिटी है। भाई प्लस माइनस क्या है? पोलैरिटी ही तो होती है। तो जहाँ पर पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड बने तो उस सॉलिड को क्या बोलेंगे हम? पोलर सॉलिड्स बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल सर। नॉन पोलर जैसे आपका H2, ठीक है ना। जैसे आप चले जाएंगे तो जहाँ पर भी सॉलिड्स आपके बनेंगे जहाँ पर पोलैरिटी नहीं होगी, पोलैरिटी का मतलब जहाँ पर ये प्लस या माइनस नहीं बनेंगे। अभी मैं इसके बारे में एलैबोरेट करके डिस्कस करूंगा, इसकी टेबल बना के दूंगा आपको कि इसमें हमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, वो सारी चीज़ डिस्कस कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर हमें मेनली जानना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर मतलब जहाँ पर बॉन्ड्स के बीच में पोलैरिटी ना हो, प्लस माइनस ना बने, वो कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर एग्जाम्पल लें तो क्या? अगर हम एग्जाम्पल ले लें सॉलिड H2O, सॉलिड H2O आप सभी जानते हैं कि वाटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। भाई आपको पता है कि वाटर आपका जो बनता है वो इस तरीके के स्ट्रक्चर से ही तो बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इनके स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। मतलब जब बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं? हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉलिड बन रहा हो तो उस टाइप के सॉलिड को क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। क्या आपको क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि सॉलिड क्या होता है? 2 टाइप्स के, एमार्फस और क्रिस्टलाइन। एमार्फस और क्रिस्टलाइन के बाद हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन में कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? कोवलेंट होता है आपका, मेटेलिक होता है, मॉलिक्यूलर और आयनिक होता है। उसके बाद में कोवलेंट आपका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पढ़ना है हमें। उसके बाद में हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर कैसा? पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? हमने ये जान लिया कि आखिर हमें इनमें कौन कौन सा पढ़ना है। अब हम देखेंगे बच्चा कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, अच्छे से डिटेल में हम इसे समझेंगे इसकी टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है आपसे, क्या करता है वो आपको कहेगा भाई आप मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप बताइए और उनके एग्जाम्पल लिखिए। तो आपको वहाँ पर तीनों टाइप लिखने रहते हैं कि भाई पोलर है, नॉन पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। सारा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप वर्क करना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। तीसरे नोट्स आप बनाना चाहें तो नोट्स आप कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से पढ़ने से हमें चैप्टर बहुत अच्छे से याद रहता है कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें किस पैटर्न में सेट हैं। क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं अपनी टेबल की तरफ। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि भाई कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड क्या होता है। अब ये टेबल आप अपने सामने देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और इसको बहुत ही शॉर्ट वे में लिखा गया। क्यों? क्योंकि आपसे एग्जामिनर कभी भी ये नहीं पूछता बताओ भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है ना, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर है तो वहाँ पर फोर्स किस टाइप का होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर है तो वहाँ पर आप उसके एग्जाम्पल्स बताइए। ठीक है ना बच्चों? सॉरी, अगर आपको इसका आइडिया है, ये टेबल अगर आपने अच्छे से तैयार कर रखी है, तो आपने अगर एग्जाम्पल्स इतने तैयार कर लिए हैं तो जो भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आप बहुत आराम से टैकल कर लेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहले हमने आपको डिस्कशन किया था भाई मॉलिक्यूलर होते हैं, आयनिक होते हैं, मेटेलिक होते हैं और कोवलेंट होते हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक, अब हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कशन करते हैं। देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने होते हैं? मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवलेंट। क्लियर था? अब देखो
यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जो इनके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट होता है, सबसे पहले नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम बात करें पोलर में, तो पोलर में अगर आप देखोगे तो पोलर नॉन पोलर के अंदर कैसे फोर्स प्रेजेंट होते हैं, लंदन फोर्स। लंदन फोर्स किसे बोलते हो बच्चों, लंदन फोर्स। देखो लंदन फोर्स में क्या होता है, जब आपका इस तरीके का कोई डायपोल बनता है और ये वाला डायपोल किसी दूसरे डायपोल को अगर अपनी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट करता है, भाई अट्रैक्शन यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर जो फोर्स बनता है उस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, हमें लंदन फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो लंदन फोर्स में क्या एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, सॉलिड आपका CO2, सॉलिड आपका हाइड्रोजन, सॉलिड आपका I2 और सॉलिड आपका CCl4। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, लंदन फोर्स के हैं और किसके हैं, नॉन पोलर। क्योंकि देखो यहाँ पर C और O2 के बीच में आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में आपका नॉन पोलर रहता है। हाइड्रोजन में अगर आप जाओगे तो कैसा रहेगा, ये भी नॉन पोलर रहेगा। I2 भी आपका कैसा रहेगा बच्चों, ये भी आपका नॉन पोलर रहेगा। आयोडीन भी कैसा मॉलिक्यूल बनाएगा, नॉन पोलर बनाएगा। क्लियर हुआ भाई। आप देखो, आप कहोगे मॉलिक्यूलर इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि CO2 का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है ना। आयोडीन का आपको क्या मिलता है, मॉलिक्यूल मिलता है ना। I2 का H2O का क्या मिलता है, H2O का क्या मिलता है, मॉलिक्यूल मिलता है ना। तो जहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड बनता है तो वहाँ पर उसे क्या बोलते हैं, हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। पोलर, पोलर का मतलब ही बता रहा है कि भाई जहाँ पे पोलरिटी हो, तो पोलर में क्या होगा, डायपोल। डायपोल आप देखो, डायपोल देखो, डायपोल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर प्लस और माइनस कुछ एक डिस्टेंस से डिवाइड करे गए हों और उन दोनों के बीच में क्या लग रहा हो, कोई फोर्स लग रहा हो। जैसा कि HCl, भाई HCl के अंदर आप देखेंगे कि प्लस और माइनस है तो दो डायपोल बन रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डायपोल बोलते हैं। तो आपका HCl का मॉलिक्यूल बना और आपका सल्फर डाइऑक्साइड का बना। एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन में ऐसे कभी कभी दे देता है, आपको एग्जाम्पल दे देता है, आपसे कहता है बताओ H2O किस टाइप, H2O या आपसे कहेगा HCl या H2O भी, HCl किस टाइप का सॉलिड है, किस टाइप का सॉलिड है, किस में आता है, तो आपको एक एलैबोरेट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, क्लियर नेम सजेस्ट कर रहा है, नेम ये बता रहा है कि वो सॉलिड जहाँ पर बॉन्ड्स बिटवीन द हाइड्रोजन हो तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन सॉलिड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। आयनिक तो बच्चों आप सभी जानते हो कि भाई आयंस जहाँ पर आयंस की वजह से बने, और आयंस कौन से होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक आप जानते हैं कि जब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में फोर्स लगता है तो उस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। NaCl हो गया, Mg हो गया, Ba हो गया, CF2 को ZnS KCl आप सभी में जानते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बनेगा। तो इस टाइप के सॉलिड को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर बोलते हैं इसको मैं आयनिक सॉलिड। क्लियर हुआ। मेटेलिक, यहाँ पर भी आपको रटने की जरूरत है। मेटेलिक का मतलब क्या है भाई, मेटल्स, जहाँ पर मेटल्स किसी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और वहाँ पर बीच बीच में मेटल्स आपके ऐसे एम्बेडेड हैं। जैसे आपका मान के चलिए आप तरबूज के अंदर सीड एम्बेडेड होते हैं, तो ऐसे ही इसके अंदर सीड एम्बेडेड है। तो पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बॉन्ड कैसा होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड आप सभी जानते हो, कॉपर ले लो, निकल ले लो, Fe ले लो, कुछ भी जितने भी आप सॉलिड लेंगे, जितने भी आप मेटल ले सकते हैं एग्जाम्पल हैं, वो सारे किसके अंदर आएंगे, आपके मेटेलिक सॉलिड के अंदर आएंगे। नेक्स्ट कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड सभी लोग जानते हैं भाई, जहाँ पर आपका सॉलिड बने ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है, तो उस टाइप के सॉलिड को क्या बोलेंगे, हम कोवेलेंट सॉलिड बोलेंगे। वहाँ पर आपके एटम्स होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स में। टाइप ऑफ फोर्स कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ऑल टुगेदर कम्स विद द कोवेलेंट सॉलिड। तो आई होप कि आपको ये टेबल से अब याद रहेगा, आपको याद करने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। हम रट रहे हैं, रटना नहीं है बच्चों हमें चीज़ों को समझना है। और अगर हम एलोबरेट रूप से एक बार समझ गए चीज़ों को, तो आप बहुत ही इजीली, चाहे कितना भी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाए, एक बात आप अच्छे समझ लीजिएगा, आप पिछले 5 साल का अगर सॉल्व पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आता है। भाई नया कहाँ से ले आओगे जब सिलेबस वही है, सॉलिड उतना ही है, सिलेबस कोई नया थोड़ी आ जाएगा। बस क्वेश्चन का वे ऑफ आस्किंग, आपसे क्वेश्चन पूछने का तरीका घुमा देता है, ठीक है ना। और हम इतने तरीके से समझेंगे चीज़ों को, इतने बेहतर तरीके से समझेंगे, चाहे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के हमें दे। चाहे आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तब आप बता लोगे, चाहे आपसे पूछेगा टाइप ऑफ फोर्स क्या था तब भी आप एग्जाम्पल बता लेंगे, या आपसे टाइप ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग पूछेगा तब भी आप एग्जाम्पल या उसका टाइप ऑफ सॉलिड जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया कि टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद
बात करेंगे कि आपका क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, भाई क्रिस्टल सिस्टम आप क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे थे, अब ये जो सॉलिड बनते हैं कैसे क्रिस्टल सिस्टम को फॉर्म करते हैं और क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप का होता है, आपका यूनिट सेल आखिर क्या होता है, अब हम वन बाय वन उन सारी चीज़ों को अच्छे से एलोबरेट करके डिस्कस करने वाले हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, अब आप हेडिंग देख पा रहे होंगे क्रिस्टल लैटिस एंड लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल। देखो अब बच्चों हम चैप्टर की डेप्थ में धीरे धीरे चल रहे हैं। अब जो डेप्थ में चीज़ें हमें पढ़नी है, जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में रेगुलर आ रही हैं, अब हम उसकी तरफ टेंड हो रहे हैं। बाकी भाई हमें सब पढ़ना है, जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस हमें सारा कवर करना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने हैं, इसलिए हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन जहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उन चीज़ों को हम आपको बताते भी चलेंगे, भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि भाई क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल क्या होता है। आपको नाम बड़ा अजीब लग रहा होगा यार, क्रिस्टल लैटिस क्या है, लैटिस पॉइंट क्या है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मेरे समझाने के बाद मेरा दावा है आपको बिल्कुल आप इससे यूज टू हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कुछ चीज़ों को, ध्यान देना। कुछ चीज़ों को समझने के लिए जैसे आपसे कहा गया, हम एक लैटिस बनाने की कोशिश करते हैं, हम कुछ पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। आप पॉइंट्स को समझिएगा। देखो हमने कहा चलिए हम करते हैं क्या है, पॉइंट्स को मिलाते हैं। हमने कहा चलो भाई ऐसा करो, एक पॉइंट यहाँ रख दो, एक पॉइंट यहाँ रख दो, एक पॉइंट, हमने कहा गेम खेलते हैं। चलिए ठीक है सर, गेम खेलते हैं, गेम खेलने में तो मज़ा ही आता है। ओके खेलते हैं गेम। चलो अब हमें क्या करना था बच्चा, कुछ पॉइंट्स को इस तरीके से सभी लोग कर लोगे भाई, इस पॉइंट्स को ऐसे ऐसे बना लोगे ना। अब इसमें तो कुछ टफ नहीं है भाई, इसमें तो मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ। हमें क्या करना है, पॉइंट्स को मिलाने वाला गेम खेलना है। तो सभी लोग गेम खेलने के लिए तैयार रहे, गेम खेलने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तैयार हुए। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमने कहा चलिए कुछ और पॉइंट्स बना लेते हैं ताकि हमारा जो गेम चले वो कुछ लंबा चले, कुछ देर हमारा गेम चलना तो चाहिए कम से कम। ठीक है, चलेगा कुछ देर गेम। ठीक, अब आपने कुछ पॉइंट्स को अपने सामने ऐसा से देखा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अब बच्चों, अब यहाँ पर आप चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, आप ये मान लीजिए ये पॉइंट्स आपके क्या हैं, ये पॉइंट्स आपके क्या हैं, ये पॉइंट्स आपके क्या हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। क्या मानेंगे आप, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। या आप ऐसे मान लीजिए कि ये आपने जो रेड कलर का स्पेस बनाया है, आपको यहाँ पर क्या रखना है, एटम्स प्लेस करने हैं। क्या प्लेस करने हैं, एटम्स प्लेस करने। भाई हर जगह क्या करना है, एटम को प्लेस करना है। क्लियर है, ठीक, समझो। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, क्रिस्टल लैटिस कहते किसे। देखो जो ये अरेंजमेंट ऑफ, क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द अनलिमिटेड और द अरेंजमेंट ऑफ अनलिमिटेड। भाई कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं ना। द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इज नोन एज द क्रिस्टल लैटिस। पहली बात, द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। सर आपने लैटिस पॉइंट तो बता ही नहीं क्या होता है। बताता हूँ बच्चा। सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस के लिए क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन अगर लिखने को आई, लिखने को कभी डेफिनेशन नहीं आती ये वाली, ठीक है ना। हमें समझनी, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमें डेप्थ में चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लैटिस पॉइंट का जो अरेंजमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, हमें क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये लैटिस पॉइंट क्या है। देखो बच्चों, लैटिस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर किसी एटम या मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। अभी तो सर ने बताया कि ये जितने भी रेड डॉट दिख रहे हैं हमें हैं, यहाँ सब हमें क्या करना है, एटम्स को प्लेस करना है। तो मतलब जहाँ जहाँ भी एटम रख दिया जाएगा, जहाँ जहाँ भी एटम का प्लेसमेंट हो जाएगा, वो सारे क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट। मतलब लैटिस पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज वेयर द एटम कुड बी प्लेस्ड, जहाँ पर एटम को रखा जा सके या एटम जो प्लेस अपने एक्वायर्ड कर लेता। जैसे मान लिया हमने जो एक एटम आया और एटम ने क्या करा, एटम ने अपना ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस क्या किया, एक्वायर कर लिया। एटम यहाँ बैठ गया। अब ये चारों क्या हैं, लैटिस पॉइंट हैं। और ये सारा अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट क्या बुलाएगा, क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। तो आपको क्रिस्टल लैटिस समझ में आ गया, लैटिस पॉइंट क्या होता है वो भी समझ में आ गया। लैटिस पॉइंट क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट द पॉइंट विच आर ऑक्युपाइड बाय द
एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द लैटिस पॉइंट। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके पास एनसीईआरटी बुक तो है ही, आप उससे रीडिंग आराम से करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, मोर देन इनफ। एनसीईआरटी से आगे बढ़ के हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी से कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, ठीक है। देखिए, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। अब हम नई चीज़ देख रहे हैं। क्या नई चीज़ हमने देखी? यूनिट सेल। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है यूनिट सेल? क्या होता है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा खेला, जितना भी खेला होवे, सब इसी यूनिट सेल से ही होना है, ठीक है ना। जौन कुछ होए सब यह यूनिट सेल से होए। समझ में आई बात? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अगर हम क्या करें, अब भाई इनसे मज़ा नहीं आ रहा, अब गेम तो खेलना था ना। मैं तो गेम खेलने के लिए हमने क्या करा, गेम खेलने के लिए इन पॉइंट्स को आपस में हमने इस तरीके से क्या करा, मिला दिया। दिख रहा है सभी बच्चों को? क्लियर? अब अपने भैया इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो बच्चों ये कुछ स्क्वायर बना कि नहीं बना? हाँ सर, स्क्वायर टाइप का तो बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। सिर्फ सबको दिख रहा है स्क्वायर? क्लियर होगा? हाँ क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर एक स्क्वायर बना। हाँ सर बना। अब हम एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम इस तरीके से फिर से एटम्स को ऑक्यूपाई करा देते हैं, फिर एक स्क्वायर बना देते हैं। देखो आपके सामने सब कुछ बना रहा हूँ, चीज़ों को इमेजिन करना। फिर हमने क्या किया, एक और लैटिस पॉइंट बनाया, और फिर इस तरीके से हमने चीज़ों को मिला दिया। हाँ सर मिला दीजिए, अब तो मज़ा आ रहा है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है क्लियरली। देखो बच्चों, अब इन पॉइंट को इस तरीके से मिला दिया। अब आप देख रहे हो कि सबसे पहला स्क्वायर ये था, स्क्वायर फर्स्ट। अब आपने देखा ये क्या हुआ, ये स्क्वायर बना आपका कैसा, सेकेंड। अब आपने देखा ये वाला स्क्वायर कैसा बना, थर्ड। ये वाला आपने स्क्वायर देखा, फोर्थ। क्लियर हुआ? मतलब ये है कि ये जो सारे स्क्वायर बने, हम इसी स्क्वायर को बार बार कॉपी कर दें तो सारा लैटिस पूरा सिस्टम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल सर, ये वाला स्क्वायर बार बार ऐसे इसी तरीके से बनाते रहिए, सारे स्क्वायर बन जाएंगे। बस यही समझना था। क्या समझना था सर? समझना ये था कि यूनिट सेल की डिफिनेशन आखिर कहाँ से निकल के आएगी। यहाँ से यूनिट सेल की डिफिनेशन आपके सामने आ चुकी है, बस बताना बाकी है, आपको बस दिखाना बाकी कि यूनिट सेल होता क्या। समझो, यूनिट सेल की डिफिनेशन जो एग्जामिनर, जो आप पे क्वेश्चन बुक्स में एनसीईआरटी में बताई गई, वो क्या है कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट on repeating of that we get the whole system is known as unit cell। अब हम हिंदी में बताते हैं, अपनी मातृभाषा बताते हैं आपको, वो समझिएगा कि वो यूनिट जिसको रिपीट करने पर हमको पूरा सिस्टम मिल जाए, वो छोटा सा छोटा भाग जिसको रिपीट करने पर हमें पूरा सिस्टम एज सच मिल जाए, उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या समझ में आया? आप समझो। अब देखो, इस चारों पार्ट का हमें बताओ, ये पूरे सिस्टम है आपके सामने, इस पूरे सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो सर सबसे छोटा यूनिट ये स्क्वायर ही तो है। क्या इस स्क्वायर से छोटा भी कुछ बन सकता था? क्या बताओ, क्या आप कुछ बना सकते थे? नहीं बना सकते थे बच्चों। ये स्क्वायर जो आपने देखा, समझिएगा, फिर से समझिएगा, ये स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, ये वाला, इन चारों को मिलाकर क्या इनसे छोटा कुछ बन सकता था? नहीं, हम इससे छोटा कुछ नहीं बना सकते थे। तो सबसे छोटा पार्ट ये स्क्वायर फर्स्ट है कि नहीं है? इसे ही क्या बोलेंगे बच्चों? इसे ही बोलते हैं हमें यूनिट सेल। मतलब जिसको रिपीट करने पर बार बार हमें क्या मिलता है? पूरा सिस्टम। देखो, अब हम इसी यूनिट सेल को यहाँ रिपीट किया, मतलब ईंट, जैसे ईंट होती है, ईंट को ही लगा के पूरा मकान बना देते हैं। ऐसे ही आप मान लो इसे ईंट है, ये छोटा सा छोटा पार्ट है। अब इसी ईंट को बार बार मिस्त्री क्या कर रहा है? मेरे जैसा मिस्त्री इसको क्या कर रहा है? मेरे जैसा मिस्त्री इन ईंटों को आपस में मिला मिला के एक सिस्टम तैयार कर रहा है, और उस सिस्टम को बोलेंगे क्रिस्टल सिस्टम। और यहाँ पर जो ये छोटी छोटी ईंटें मैं लगा रहा हूँ, जो आपको स्क्वायर 1, स्क्वायर 3, स्क्वायर 4 के नाम से दिख रही हैं, वो सारी ईंटें क्या कहलाएंगी बच्चों? उन्हीं सारी ईंटों को बोलेंगे हम यूनिट सेल। क्या आपको समझ में आया? यही क्या होता है? यूनिट सेल होता है। क्लियर हुआ? अब देखो बच्चों, यूनिट सेल कई टाइप का हो सकता है। कई टाइप का सर कैसे हो सकता है? समझना, ये आपको दिख रहा है स्क्वायर, हाँ सर स्क्वायर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चा, अगर हम यूनिट सेल को कुछ इस तरीके से मिला देते, इस तरीके से, बात समझिएगा, किस तरीके से? इस तरीके से मिला देते कुछ, देखो तो ये दूर हो जाएगा। दूर क्या हो जाएगा? हाँ देखो बच्चों, ये बताओ ये क्या बना? सर ये तो रोम्बस टाइप का बन गया कुछ ना। रोम्बस बना कि नहीं बना? तो यहाँ पर ये रोम्बस बना। तो वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर आपकी जो ईंट थी वो कैसी थी? स्क्वायर में थी। यहाँ पर जो आपकी स्मॉलेस्ट ईंट या यूनिट सेल है वो किस टाइप में? रोम्बस में है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो रोम्बस बन गया, ठीक है ना। अच्छा, और अगर हम बनाना चाहें,
अगर हम मान लो इन पॉइंट्स को इस तरीके से ना करके इन पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से सेटअप कर दें, यहाँ पर सेटअप कर दें, और अगर हम इन पॉइंट्स को अब मिला दें आपस में, तो सर ये क्या बन गया? सर ये तो रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल अगर बच्चा बन गया तो यहाँ पर जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल का शेप कैसा है? यूनिट सेल का शेप रेक्टेंगल है, लेकिन ये भी क्या है तो यूनिट सेल ही। तो आपने देखा कि पहला आपने क्या बनाया? रेक्टेंगल बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया? हाँ सर बनाया। दूसरा आपने क्या बना लिया? दूसरा सर हम रोम्बस बना सकते हैं। ठीक है बच्चा, रोम्बस भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? और सर हम बना सकते हैं आपका स्क्वायर बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? हाँ सर स्क्वायर बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? और सर रेक्टेंगल बना लिया, स्क्वायर बना लिया। अच्छा बच्चों, हेक्सागोनल शेप भी बना सकते हैं। हाँ सर बना सकते हैं। आपस में इसको ऐसे मिलाएंगे, देखो इसको ऐसे मिलाओगे, इसको ऐसे मिलाओगे, इसको ऐसे मिलाओगे, कुछ इस तरीके से मिलाते रहोगे तो क्या बन जाएगा? आपका हेक्सागोनल शेप बन जाएगा। ऐसे ही आपके 5 टाइप के आपके यूनिट सेल आपको दिखते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो सभी को समझ में आया होगा। मुझे पक्का यकीन है, भरोसा है कि आपको इतनी बातें समझ में अच्छे तरीके से आई कि यूनिट सेल होता क्या है। अगर नहीं आता है तो बेटा आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो। ये तो क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नेक्स्ट आखिर हम क्या पूछने वाले थे। हाँ बच्चों, ये बताओ ये 2D है या 3D? सर कैसी बात करते हो? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारा 2D ही तो होता है, 3D कहाँ होता है? और आपने 2 डायमेंशनल ही तो बनाया है, 2 डायमेंशनल में सबको मिला के बनाया। वेरी गुड। ये सारा स्ट्रक्चर कैसा है? 2D है, 2 डायमेंशनल है। कैसा है? 2 डायमेंशनल। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपका जो यूनिट सेल बनेगा वो भी 2D में ही रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर बिल्कुल। जब स्क्वायर आपका बना है तो ये भी 2D में ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलो अच्छा, अब अगर बच्चों हम एक काम करें, क्या काम करेंगे सर आप? सर आप एक काम करिए, अब हमें लगे हाँ तो 3D क्रिस्टल सिस्टम बनाना भी सिखा दीजिए कि 3D सिस्टम कैसा होता देखना बच्चों। अब 3D तो सभी लोग जानते हो यार, ये सभी लोग बनाना जानते हो कि नहीं जानते हो? क्यूब। हाँ सर क्यूब क्यों नहीं जानेंगे? क्यूब तो बहुत पहले से बनाते चले आ रहे हैं। खूब बनाया ऐसे क्यूब को, खूब बॉक्स ऐसे बनाते थे, खूब इमेजिन करते थे कि 3D इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आता था। आता था कि नहीं आता था? हाँ सर आता था। अब देखो, तो इस तरीके से देखो बच्चों, अब देखना, अब आप समझिएगा। यहाँ पर ये वाला पॉइंट लैटिस पॉइंट रहा होगा भाई। ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो आपस में मिल रहे हैं, जहाँ पर बॉन्ड्स बनते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स कैसे रहे होंगे? ये सारे पॉइंट्स इसके कितने रहे होंगे भाई? कितने? 8 कॉर्नर बने। तो ये जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं इनको मिलाकर ही तो क्यूब बनाया गया होगा। तो ये जितने भी आपको 8 कॉर्नर दिख रहे हैं, ये कॉर्नर एक्चुअली में क्या है? ये एटम्स ही तो हैं। एटम्स को कहाँ रखा गया था? लैटिस पॉइंट पे। तो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना, उन बॉन्ड की वजह से क्या बन गया? ये आपका, ये भी क्या है? ये यूनिट सेल। ये भी यूनिट सेल ही है। अब यूनिट सेल तो है, लेकिन इसे रिपीट कर देंगे बार बार तो क्या बन जाएगा? इसे रिपीट करने पर हमें क्या मिल जाएगा? क्रिस्टल सिस्टम मिल जाएगा। बच्चा देखो कैसे, अब देखो कैसे सर, कैसे रिपीट करने पर बार बार क्रिस्टल सिस्टम बन जाएगा? देखो, अगर हम इसे फर्दर बढ़ा दें, अगर हम इसे क्या करें बच्चों, फर्दर इस तरीके से बढ़ा दें, सपोज दैट, आप समझिए, चीज़ों को समझते रहोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। चीज़ों को बस आप समझने की कोशिश करिए। इसको हम क्या करें बच्चों, फर्दर इस तरीके से बढ़ा दिया, देखो बढ़ा दिया। अब आप देखिएगा, अगर हम इसे यहाँ पर इस तरीके से मिला दें, देखो इसी वाले सिस्टम को रिपीट कर दिया कि नहीं करा? ये आपका क्यूब फर्स्ट था, ये आपका क्यूब सेकंड बना। ऐसे ही हम नीचे भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं। मतलब अब इसी क्यूब को बार बार रिपीट करेंगे, यूनिट सेल को बार बार रिपीट करेंगे तो हमें पूरा क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। तो बस बच्चों, जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। मतलब जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम बार बार रिपीट करने पर एक क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? यूनिट सेल। आई होप आपको क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल 2D कैसा होता है, 3D कैसा होता है, वो आपको बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। क्या बच्चों आपको समझ में आया? बोलिए यस और नो। तब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हमें नेक्स्ट अब क्या डिस्कस करना है। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम बात करने वाले हैं, जस्ट इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाई क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना बच्चों? आपको बेहतर ढंग से समझ में भी आया। अब जब हम क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लिया, हमने उसमें ये भी जाना कि 3D क्रिस्टल कैसा बनता है, 3D यूनिट सेल कैसा बनता है। ये देखा था कि नहीं देखा था? हाँ सर देखा है। ठीक,
अब हम बात करेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ 3D सिस्टम कितने होते हैं और उनको एलाबोरेट करके पढ़ना है, इसकी डेप्थ में जाना है, क्योंकि आप में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जो आपने पीछे सब कुछ पढ़ा वहाँ से मैक्सिमम हो सकता है कि क्वेश्चन अगर आ जाए तो आ जाए बाई चांस, वरना क्वेश्चन फिर आगे से ही क्वेश्चन से पूछता है, डेप्थ से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चलो देखो अब हम बात करते हैं 3D क्वेश्चन सिस्टम। अब देखते हैं इसमें टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक तो बच्चों होता है इसमें पहला टाइप, जो हम अगर बात करेंगे तो पहले टाइप की बात करेंगे तो पहला बात करेंगे सेंटर्ड क्यूबिक सेल, सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है ना। सेकंड बात करेंगे, सेकंड कहते हैं उसको हमें प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। क्या सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, सेंटर्ड और प्रिमिटिव क्या होता है। अच्छा ये समझ में आ रहा है क्यूबिक सेल क्या है, जहां पर क्यूब के वजह से स्ट्रक्चर बनना उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। अब ये समझाना मेरी जिम्मेदारी है कि भाई सेंटर्ड क्या है, प्रिमिटिव क्या है, ये समझिए। देखो सबसे पहली बात आपने अभी सीखा था क्यूब कैसे बनाते हैं। क्यूब कैसा यूनिट होता है? क्यूब सर होता है 3D यूनिट से। कैसा होता है? 3D यूनिट से। भाई इसमें क्या 3 डायमेंशनल है ना, 3D डायमेंशनल में क्या होगा, कैसे बोलेंगे? 3D यूनिट सेल। भाई यूनिट सेल ही तो बोल रहे हैं, और क्या यूनिट सेल तो हम देखना जान रहे हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसे क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। तो आपको दिख रहा है सभी को? हाँ सब दिख रहा है, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज हमें बेहतर ढंग से समझनी ये है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते तो अच्छा लगता है यार। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमें समझना क्या है, अब हमें ये समझना है कि बॉडी सेंटर्ड और इसका एक्चुअली मतलब क्या है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, ठीक है ना। समझिएगा सेंटर्ड और प्रिमिटिव का मतलब समझना क्या है। देखो अभी आपसे ये बताया गया था कि कॉर्नर पर क्या होता है, कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताओ सभी लोग बताइए। सर कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होते हैं, इन्हीं लैटिस पॉइंट पे क्या रखा जाता है? एटम रखा जाता है। और कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट होता है? अल्टीमेटली एटम, क्योंकि बॉन्ड जो बनेगा, ये सारी जितनी भी एज दिख रही है आपको, ये सारी एज क्या है? बॉन्ड ही तो है। भाई ये दोनों एटम कॉर्नर पे रखे हुए, कॉर्नर के बीच में क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड की वजह से क्या बन गया? आपका एक 3D यूनिट सेल बना है। क्या बना है? 3D यूनिट सेल बन गया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब आपने ये समझ लिया कि सर यहाँ एटम रखे हुए, ये सारे कॉर्नर पे क्या रखे हुए हैं? ये सारे कॉर्नर पे क्या है? एटम्स ही तो है। तो क्या है? ये सारे आपके क्या रखे हुए हैं? एटम्स ही रखे हुए हैं। और एटम्स के बीच में क्या बना हुआ है? ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है सर। ये क्लियर है, समझ में आ गया भाई यूनिट सेल क्या होता है। देखो अब प्रिमिटिव, सबसे पहले प्रिमिटिव समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जहां पर आपके यूनिट सेल पे केवल और केवल कॉर्नर पर ही एटम प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? केवल कॉर्नर पर ही अगर एटम प्रेजेंट है। देखो सब कॉर्नर पे है कि नहीं है? हाँ सर कॉर्नर पे दिख रहा है। अगर जहां पर क्यूबिक सेल में, जिस क्यूबिक सेल में या जिस यूनिट सेल में केवल कॉर्नर पर ही एटम प्रेजेंट होते हैं, उस टाइप के यूनिट सेल को क्या बोलते हैं हमें? प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या समझ में आया कि जहां पर भी कॉर्नर पर अगर एटम प्रेजेंट है यूनिट सेल में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। क्या लिखेंगे? when atoms or molecules are only present at corner of, देखो डिफिनेशन अपने आप बनेगी, at corner of what? At corner of unit cell, ठीक है। बात समझ में आती है? ये डेफिनेशन हो गई। जब आपके एटम्स और मॉलिक्यूल केवल और केवल कॉर्नर में प्रेजेंट हो, तो उस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टल सिस्टम को प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? दीज आर ऑफ 7 टाइप्स। हम इन्हें एलैबोरेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे उठाता है 7 टाइप से। वो आपको एग्जाम्पल दे देगा, रिवर्स में पूछ लेगा, आपको आपसे नाम दे देगा तो आपसे पूछ लेगा। 7 टाइप में डिस्कस करूंगा, 1 बाय 1 सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए सर प्रिमिटिव समझ में आ गया। प्रिमिटिव में क्या होता है? केवल केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंटर्ड, देखो बच्चों जैसे नाम बता रहा है, नाम बता रहा है, नाम से पता चल जाता है ना बच्चों। सेंटर्ड का मतलब कुछ ना कुछ तो सेंटर में रहा होगा, आप समझिएगा बच्चों। अब सेंटर्ड का मतलब ये कि अगर एटम सपोज इस यूनिट सेल के बॉक्स है, बॉक्स के कहीं ना कहीं बीच में, या बॉक्स का जो फेस है ऊपर वाला नीचे वाला 6 बेसेस है, किसी बेस पे अगर एटम इधर उधर लगा, तो वहां पर ये वाला यूनिट सेल प्रिमिटिव ना होकर क्या बन जाएगा? सेंटर्ड यूनिट सेल बन जाएगा। क्या समझ में आया?
अगर एटम कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पे तो है ही, अगर कॉर्नर के अलावा कहीं भी सेंटर पे प्रेजेंट हुआ तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलेंगे। अब जरा से समझते हैं, देखो बच्चों सेंटर्ड में आपके हमें पढ़ने, देखो सब कुछ पढ़ेंगे, अभी तो हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं ना। सेंटर्ड में आपके क्या क्या होते हैं, एक को बोलते हैं बीसीसी, बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और इसे क्या बोलेंगे, एफसीसी का मतलब क्या होगा, फेस सेंटर्ड, क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड। और थर्ड वन इज द ईसीसी, ईसीसी का मतलब होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या मतलब समझ में आया? क्यूबिक सेल पे कितने सेंटर्ड, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड और एक एंड सेंटर्ड। समझाना मेरी जिम्मेदारी है, होते क्या समझिए। देखो सबसे पहला वाला टिक करते हैं, अगर बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, जैसा कि नाम आ रहा है बच्चा, नाम खुद ही कह रहा है बॉडी सेंटर्ड, मतलब क्यूब। आपका कमरा क्यूब टाइप में होता है कि नहीं होता? होता है सर। अगर कमरे के बीचों बीच में, बिल्कुल पंखे के जस्ट नीचे बीचों बीच में अगर किसी बॉल को रख दिया जाए, एटम को रख दिया जाए, तो वो कैसा होगा, बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। तो मतलब अगर इस बॉक्स के अंदर बीचों बीच सेंटर में अगर किसी एटम को प्लेस कर दिया जाए तो उस टाइप के, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्लियर हुआ? हाँ सर, ये समझ में आ गया। बाकी की बात बाद में करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे ना वन बाय वन। अब हम बात करें फेस की, तो आपको पता है कि इस क्यूब में कितने फेस है सर? क्यूब में 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस है। अगर किसी भी फेस पे, हम तो कहते हैं किसी भी फेस पे, अगर मान लो इधर एटम आ गया, या इधर एटम आ गया, या नीचे वाले फेस पे एटम आ गया, या ऊपर वाले फेस पे आ गया, या इस सामने वाले फेस पे आ गया, या पीछे वाले फेस पे आ गया, किसी भी फेस पे अगर एटम प्रेजेंट हुआ तो वहां क्या आ जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बनेगा। और वहां पर क्या बोलेंगे उसको हम, सेंटर्ड क्यूबिक सेल रहेगा, और उसमें भी कौन सा टाइप रहेगा उसका, फेस सेंटर्ड रहेगा। इस डेट इज क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, मैं जानता हूँ आपको समझ में आएगा, समझदार हो बच्चा, आप सब समझदार हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, कि आखिर ये एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है, जरा इसे समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, और कुछ नहीं। देखो जैसे कि मैं बोर्ड की साइड खड़ा हूँ, सामने बोर्ड है, ठीक है, और मेरे जस्ट अपोजिट साइड में क्या होगी सर, आपके जस्ट अपोजिट साइड में वॉल होगी, दीवार होगी, ठीक है। चलो अब देखो, एंड का मतलब एक ये एंड है और एक जस्ट हमारे सामने वाली दीवार पे एंड है। भाई 2 एंड यही तो है। जब एटम सिर्फ और सिर्फ आमने सामने वाली दीवार में, मतलब अपोजिट, जरूरी नहीं यही वाली, अगर मेरे लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली वॉल पे होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके अपोजिट वाली वॉल पे होगा। मतलब जब एटम किन्हीं 2 एंड पर प्रेजेंट होता है तो आप उससे क्या बोलते हैं, हमें एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं। देखो अब जैसे मान लेते हैं इस वाली दीवार पे और इसके जस्ट अपोजिट वाली दीवार पे अगर एटम प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड बोलेंगे। मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर मान लेते हैं इस वाले रूफ पे और नीचे वाले फ्लोर पे प्रेजेंट है तो भी इसे क्या बोलेंगे हम, एंड सेंटर्ड बोलेंगे। अगर मान लेते हैं ऐसा भी नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, हो सकता है इस सामने वाले फेस पे और इसके जस्ट पीछे वाले फेस पे प्रेजेंट हो, तभी इसे क्या बोलेंगे हम, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलेंगे। तो मतलब ये हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि यूनिट सेल समझने के बाद हमें ये देखना है कि एटम की प्लेसिंग क्या है। भाई एटम की प्लेसिंग के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इनके नाम बदल गए। ये क्या आपको ये समझ में आया? अगर आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये मेरी गारंटी है कि अगले आने वाले चैप्टर जो भी हमें चीज़ें पढ़नी है वहाँ पर कोई भी डेरिवेशन आपका फंसेगा नहीं। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। आप ये मत सोचिएगा सर ये क्या है, तो बहुत इजी है। बेटा ये इजी ज़रूर है, लेकिन अगर आप एटम की प्लेसिंग आपके दिमाग में क्लियर हो गई तो आप जो भी डेरिवेशन करेंगे, रेडियस का करेंगे या एफिशिएंसी निकालेंगे, रेडियस रेशियो रूल निकालेंगे, ठीक है, या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालेंगे, सब कुछ यहीं से होना है और वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर बनाइए, आगे वाली चीज़ों में आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आई होप